हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया। हमारी मिडिवल हिस्ट्री सीरीज का 5वां लेक्चर और आज हम बात करने वाले हैं उस रीजन की, उस एरिया की जहां पर एक्चुअली अभी तक हमने इतना ध्यान नहीं दिया। हमारी अब तक की जो कहानी चली पहले 4 एपिसोड्स में और पहले 4 लेक्चर्स में, वो चली कि किस तरीके से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों पे तुर्क और अफगान जो रूलर्स थे उनका इम्पैक्ट रहा, कैसे उन्होंने रूल किया, कैसे उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किया। और हमारी कहानी का पॉज आके रुकता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, जब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जंग हो रही है। तो इमेजिन करिए कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जंग हो रही है और हमने वहां पे एपिसोड को रोक दिया। लेकिन उसी वक्त पे साउथ में कुछ और हो रहा था। साउथ में नए किंगडम्स बन रहे थे जो आपस में एक दूसरे से लड़ भी रहे थे और वो अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते थे, लाइक द पावर विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन द नॉर्थ। और ये किंगडम थे विजयनगर और बहामनी किंगडम। ये कंटेम्प्रेरी रहे दिल्ली सल्तनत के। इन्होंने अपना नाम किया, इन्होंने काफी कुछ दिया इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, और एक डिफरेंट कॉम्पोजिट कल्चर स्पेशली जो बहामनी किंगडम से निकल के आता है वो हमें दिखेगा आगे चल के। ये जो किंगडम्स थे ये शॉर्ट लिव्ड थे, ये उतने ज्यादा इम्पैक्टफुल एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं रहे, या ये अपने आप को अगर ऐसा कहें कि जो दिल्ली सल्तनत के किंगडम्स थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को साउथ तक एक्सपैंड कर गए थे। लेकिन जो साउथ के किंगडम्स थे कभी भी वो नॉर्थ तक जो है वो डोमिनेंस नहीं दिखा पाए जो नॉर्थ के किंगडम्स ने साउथ पे किया। देयर इज नथिंग नॉर्थ साउथ डिवाइड इन दैट, बट दिस इज फॉर श्योर। नाउ व्हाट हैपेंस दैट एक्सेप्ट आई थिंक राष्ट्रकूटास, जिन्होंने कन्नौज के लिए ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो हमने शायद फर्स्ट वीडियो में देखा था, उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा मेजर साउथ का किंगडम रहा जिसने नॉर्थ को उस तरीके से टेक ओवर किया जैसे हम देखेंगे आगे चल के नॉर्थ जो है वो साउथ को टेक ओवर करेगा। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। Now let us talk about these two important kingdoms, विजयनगर और बहामनी किंगडम, जो डेक्कन रीजन में डोमिनेट कर रहे थे। इन दोनों के बीच कुछ सिमिलैरिटी थी अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करें। सो दिस इज बेसिकली ये कार्व आउट होते हैं जब हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक, अब मोहम्मद बिन तुगलक का दौर बहुत इंपॉर्टेंट रहा दिल्ली सल्तनत के लिए, क्योंकि वो दौर वहां से मोहम्मद बिन तुगलक के दौर से एक कॉन्टिन्यूअस डिक्लाइन दिखता है दिल्ली सल्तनत में, और डाउनफॉल जो है दिल्ली सल्तनत का वहीं से शुरू होता है। बेसिकली ये जो दोनों किंगडम्स थे विजयनगर और बहामनी किंगडम, ये दोनों किंगडम्स की जो शुरुआत थी, इनका जो फाउंडेशन था, इट वाज डन बाय ऑफिसर्स हु रेबल्ड अगेंस्ट द सल्तनत। मतलब जो सल्तनत का रूल नीचे तक आया, डाउन साउथ जो वो रूल गया, क्योंकि हमने, और ये इतना प्रोमिनेंट था कि हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल को ही डेक्कन की तरफ शिफ्ट कर दिया। सो द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। दिस वी हैव सीन, बट एज सुन एज द कंट्रोल ऑफ द सल्तनत ओवर द डेक्कन इट बिकेम वीक, स्पेशली मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। तो वहां से हम देखते हैं कि नए किंगडम्स जो रीजनल किंगडम्स थे, चाहे वो गुजरात, मालवा, जौनपुर, दिल्ली इटसेल्फ, बंगाल, ये ऐसे छोटे छोटे किंगडम्स जो हैं जो कभी सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे, इन्होंने अपने आप को क्या किया, they carved out themselves, they declared themselves as an independent। उन्होंने अपने आप को एक खुद मुख्तार रियासत में डिक्लेयर किया और वो वहां से रूल कर रहे थे। उनका और सल्तनत का जो रूल था, या जो उनका सल्तनत का रिलेशन था, कुछ ने तो जो ट्रिब्यूट था या जो भी कहना चाहिए टैक्स वैक्स में पार्ट था वो दिया, और कुछ ने तो वो भी नहीं किया। दिस आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक का जो इवेंट था जिसको हमने बहुत प्रोमिनेंटली देखा मोहम्मद बिन तुगलक में, जो कि था द शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दौलताबाद, दिस his efforts to expand south, they were intensive. It withdrew, मतलब when he changed his capital from back to Delhi, मतलब जब पहले उसने कैपिटल कहाँ से शिफ्ट की, दिल्ली से दौलताबाद, उसके बाद दोबारा से उसने क्या किया, कैपिटल को शिफ्ट कर दिया दौलताबाद से दिल्ली, और यहाँ से जो है जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था डेक्कन का वो कमजोर पड़ने लगा। रफली आफ्टर 150 years, बहामनी किंगडम लाइक सल्तनत
और हम देखेंगे कि बहामनी किंगडम निकलेगा, और बहामनी किंगडम जब खत्म होगा तो फिर से फर्दर लोकलाइजेशन होगा पावर्स का, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, बिदर, गोलकोंडा. मोस्टली दिस विल बी द मुस्लिम डायनेस्टीज फ्रॉम द लेट 15th सेंचुरी टू मुगल एरा. मतलब जब तक मुगल्स जो है वो डेक्कन पे अटैक नहीं करेंगे तब तक ये जो पहले बहमन शाह और उसके सक्सेसर्स रूल करेंगे, और एक पॉइंट के बाद मोहम्मद गवान का रूल आएगा और मोहम्मद गवान विल बी रूलिंग एज अ रीजेंट. उसके रूल के बाद क्या होगा, हम देखेंगे कि ये जो बहामनी किंगडम है ये फर्दर डिसइंटीग्रेट होगा ये 5 किंगडम्स के अंदर, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, बिदर और गोलकोंडा. सो इस बहामनी किंगडम की शुरुआत होती है जफर खान से, ऑल्सो नोन एज बहामन शाह. एंड 1345 में इसने ये फाउंडेशन, इस अपनी डायनेस्टी, इस रूल की शुरुआत की. एंड ही रूल्ड डेक्कन फॉर नियरली 2 centuries. He nearly ruled Deccan for almost 200 years. and उसकी कैपिटल, अब दौलताबाद किसकी कैपिटल थी? दौलताबाद कैपिटल थी मोहम्मद बिन तुगलक की. और उसने कहा कि नहीं, ये नोबल्स और ये वाली कहानी जो है ये उसने सुन रखी थी कि नोबल्स कितने ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और किस तरीके से वो राजा को जो है वो हटाने की कैपेबिलिटी रखते हैं. तो उसने क्या किया, अपनी कैपिटल दौलताबाद की जगह कहाँ रखी? गुलबर्गा. लेकिन हम पहले बात करेंगे विजयनगर एम्पायर की, क्योंकि वो उससे थोड़ा सा ऑल द मोर और लेस कंटेम्प्रेरी थे. लेकिन हम पहले बात करते हैं विजयनगर की. अब विजयनगर किंगडम की जो शुरुआत होती है वो हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, और ये जो है विजयनगर सिटी की स्थापना करते हैं, विजयनगर सिटी को फाउंड करते हैं इन द ईयर 1336 AD. एंड दिस वाज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा. हम्पी उनकी कैपिटल थी. अब हम्पी को आप देखोगे कि now it is in ruins, लेकिन हम्पी is a very major important site, World Heritage Site है. They actually were serving under the king Veer Ballala III, the Hoysala king. अब यहाँ से आप देखोगे ये वीर बल्लाल III को जो है ये सल्तनत टाइम से सल्तनत या मोहम्मद बिन तुगलक का जो दौर आएगा, वहाँ पर जब मोहम्मद बिन तुगलक मलिक काफूर को डाउन साउथ भेजेगा तो ये हारेगा, और वहीं से ये रूल जो है निकल के आएगा विजयनगर एम्पायर का. विजयनगर एम्पायर को 4 डायनेस्टीज ने रूल किया: संगमा, सलुवा, तुलुवा, अराविदु. संगमा ruled from 1336 to 1485, then 1486 to 1505 Saluva, 1505 to 1570 Talua, and Aravidu from 1570 to 1650. Important है पीटी के पर्सपेक्टिव से. ध्यान रखिएगा कई बार इस तरीके की, क्योंकि अब जो मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर देखा जा रहा है कि 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो साउथ की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री से आ रहे हैं, खासतौर से विजयनगर पीरियड से. अब अगर विजयनगर एम्पायर को मैप में देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो मैप में आपको दिख रहा है ये पूरा रीजन डाउन साउथ, ऑलमोस्ट होल ऑफ द डेक्कन ट्रैप, ऑलमोस्ट महाराष्ट्र वाला ये वाला रीजन अभी उनके पास नहीं था. लेकिन लेट्स से दिस इज रिवर नर्मदा, तो नर्मदा और तापी का जो साउथ रीजन है हम उसे कह रहे थे, मतलब ये हमारा नॉर्थ साउथ डिवाइड बन जाता है. और इसके नीचे का एक मेजर जो पार्ट था वो विजयनगर एम्पायर में था. मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट अगर वो इतना लंबा या इतना बड़ा एरिया रूल कर रहे थे तो डेफिनेटली दे वुड बी हैविंग सम डोमिनेंस, एंड उनके पास कुछ ना कुछ मिलिट्री पावर तो फॉर श्योर रहा होगा. लेट अस टॉक अबाउट द मेजर किंग्स ऑफ दिस विजयनगर एम्पायर. फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट हरिहर I. 1336 AD में हरिहर I became the ruler of संगमा डायनेस्टी. मैसूर और मदुरई को लिया और अपने विजयनगर एम्पायर में इंक्लूड किया. एंड 1356 में बुक्का I सक्सीडेड हिम. नॉट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ हमको ध्यान रखना है कि ये पहले था तो हम इसको पढ़ते हैं. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी और अपने आप में भी, जो पूरे विजयनगर एम्पायर का वक्त में जिसको माना गया कि यस ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, एंड ही वाज कृष्णदेवराया ऑफ तलुवा और तुलुवा डायनेस्टी. और ये ही रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 20 years. मतलब आपको सर 20 years में क्या होता है, वी have seen rulers who have, we will see actually rulers who have ruled for more than 50 years. Yes, that's true. लेकिन एक uncertain, एक ऐसे माहौल में रूल करना, that is also something which is remarkable in this. So लेकिन अब एक और चीज़ है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में एक और चीज़ हो चुकी थी. 1498 में
पोर्चुगीज जो है वो इंडिया आ चुके थे, मीन्स द सी रूट टू इंडिया, वास्को डी गामा इंडिया आ चुके हैं 1498 में ही, मीन्स इनके राजा बनने से पहले ही क्या हो चुका है, इनके राजा बनने से पहले ही जो किंगडम्स हैं, जो रूलर्स हैं, वो जो यूरोपियंस हैं वो इंडिया में आ चुके हैं। अब कभी भी कहीं पर भी हम आगे चल के देखेंगे, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखा होगा कि किस तरीके से जो ट्रेडर्स हैं वो आए और फिर वो उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया एज रूलर्स। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ देखो, कभी भी सिर्फ ट्रेड नहीं होता है, या ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो इट इज नॉट जस्ट समथिंग विच इज जस्ट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. It is rather more. It is exchange of ideas. It is exchange of thoughts. It is exchange of culture, tradition. और इसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल हमें दिखता है कि जब भी ट्रेडर्स आते हैं उनके साथ हमें दिखते हैं ट्रैवलर्स जो अपने ट्रैवलॉग्स, और इन ट्रैवलर्स का वो देखते हैं, वो हर राजा के कोर्ट में जाते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, लोगों को देखते हैं, दुनिया के दुनिया को समझते हैं। और बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है जो ट्रैवलॉग्स हैं, जो ये ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड्स हैं, जो इनकी डायरीज हैं, जो इनके जो भी इन्होंने किताबें लिखी हैं, दैट हैज बीन अ मेजर सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर देम। सो डोमिंगो पेस पोर्चुगीज ट्रैवलर था, उस टाइम पे आ चुका था, क्योंकि पोर्चुगीज 1498 में ही आ चुके थे, एंड ही हैड केम अप। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कृष्णदेवराया जो है उनका स्टेटस क्या था, दैट ही वाज द मोस्ट फियर एंड द परफेक्ट किंग देयर कुड पॉसिबली बी, means he was a kind of perfect king. A perfect king is one that whose enemy fears the what to call, जो गलत करते हैं वो लोग भी उनसे डरते हैं। और उसके अलावा हमने देखा कि राजा वो होता है, परफेक्ट किंग वो होता है जिसकी प्रजा जो है उससे खुश है, जिसके रियाया उससे खुश है। So this is the description of Krishnadevaraya in the records of Domingo Pace, who was a Portuguese traveler. If we talk about Krishnadevaraya's conquest, so Sivsamundram 1510, Raichur 1512, 1523, Odisha and Warangal. So obviously किसी भी किंग का, किसी भी राजा की जो ग्रेटनेस होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है कि उसने कितना एरिया एक्वायर किया। His empire extended from Krishna River in the north to Kaveri in the south and Arabian Sea in the west to Bay of Bengal in the east. You can see Krishna River से लेके कावेरी और इधर अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक का पूरा रीजन जो है वो कृष्णदेवराया के कब्जे में था, उनके एम्पायर का पार्ट था। इंपॉर्टेंट है जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में वो है अष्टदिग्गजास। अष्टदिग्गजास बेसिकली उनके कोर्ट में 8 ऐसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे, क्योंकि मैंने आपसे जैसे बताया कि ये सिर्फ नॉर्थ साउथ के कौन राजा था, क्या राजा था, किसने क्या किससे लड़ाई की, कौन सी बैटल में कौन जीता, मिडिवल हिस्ट्री सिर्फ इसका नाम नहीं है, मिडिवल हिस्ट्री इसके बियॉन्ड है कि हमें ये देखना है कि किस राजा के टाइम पे कौन सा कल्चर डेवलप हुआ, कौन सा लिटरेचर डेवलप हुआ, आर्किटेक्चर का स्टाइल क्या था। और एक राजा को किसी, जैसे वो परफेक्ट किंग वाली बात थी, तो वो परफेक्ट किंग की कैटेगरी में सिर्फ वही राजा या वही रूलर्स आते हैं जिन्होंने आर्ट और कल्चर और खासतौर पर लिटरेचर को पैट्रोनाइज किया। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि उन्होंने लिटरेचर को पैट्रोनाइज किया, क्योंकि उन्होंने जो है इस स्कॉलर्स को और उनकी स्कॉलरली एक्टिविटीज को पैट्रोनाइज किया, तो पॉसिबल ये भी है कि इन लोगों ने उनके बारे में एक बायस्ड बट बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो है हमें प्रोवाइड किया, बिकॉज इन द बिगिनिंग आपने सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में देखा होगा। सो दिस इज देयर। इंपॉर्टेंट जो अष्टदिग्गजास थे, दैट इज अल्लासनी पेडन्ना, इन्होंने मनु चरित्रम लिखी और इन्हें आंध्र कवि पितामह भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके पीटी पर्सपेक्टिव से। देन नंदी थिमन्ना, ऑथर ऑफ परिजाता पहारानम। देन मदयागिरी मलन्ना, धुरजाति, अयला राजू, रंभाद्रा कवि। देन बंगाली सुराना। देन राम राजा भूषणा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन तेनाली राम। काफ़ी कुछ कहानियां हैं, काफ़ी कुछ सीरीज है, काफ़ी कुछ टेलीवाइज्ड ड्रामाज हैं जो कि तेनाली रामकृष्ण के इंटेलेक्ट को और उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड को, उसकी शार्पनेस को, उसके क्लेवर एटीट्यूड को जो है वो डिपिक्ट करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ देम। और ये जो तेनाली राम था
he was the part of the Ashtadikgajas, is that part of those 8 scholars who were being the part of Krishnadeva Ram. But something happened. देखो, हमेशा का एक ही चीज कही है, दुनिया में 2-3 चीजें हैं जो बड़ी कॉमन है. पहली चीज यह है कि जिसने भी रिलीजन और पॉलिटिक्स इन दोनों को मर्ज किया, उसका दी एंड हो गया. रिलीजन अलग चीज है, रिलीजन कंप्लीटली एक इंडिविजुअल इशू है, इंडिविजुअल मैटर है, और पॉलिटिक्स जो है ना वो पब्लिक इशू है. तो पब्लिक मैटर को जब आप पर्सनल इंटरेस्ट से डील करने लगते हैं तो वो डिजास्टर के अलावा कुछ नहीं हो सकता. आप इसका दुनिया में कहीं भी एग्जाम्पल ले लीजिए जहां आप कहोगे कि सर, या आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल मिले तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि सर यहां रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स किया एंड दे सर्वाइव्ड. नो, नॉट पॉसिबल. राजा बिल्कुल रूल तो करेगा कुछ समय तक, लेकिन प्रजा उससे खुश नहीं होगी. वो रूल तो करेगा लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, उसके शासन को कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा. या हो सकता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे अशोका का टाइम पीरियड है, अशोका का टाइम पीरियड बड़ा अच्छा है, मौर्यन एम्पायर अपने पीक पे था, अशोका जो है सारी जंगें जीत रहा था, आखिर जंग भी वो जीतता है कलिंगा की. और कलिंगा की जो रूल है, कलिंगा का जो वॉर है, उसके एंड में वो क्या करता है, उसके एंड में वो बुद्धिज्म एम्ब्रेस करता है. और वहां से हम देखते हैं कि अशोका जो है रिलीजन और पॉलिटिक्स को मर्ज करके अशोकास धम्मा को प्रोपेगेट करना शुरू कर देता है. लेकिन आप देखोगे यही वो पॉइंट था जब डाउनफॉल आता है मौर्यन एम्पायर का. तो जहां कहीं भी आप देखोगे कि ये दोनों चीजें जो है, कौन सी, रिलीजन और पॉलिटिक्स मर्ज होगी, वहां पर डिजास्टर होगा. और दूसरा जिस पे दुनिया का सारा झगड़ा, सारा दुनिया का मतलब, आई एम टॉकिंग अबाउट होल वर्ल्ड, इफ आई सम अप द होल स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड, उसकी लड़ाई ये है जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, वो किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, वो वेद भी हो सकते हैं, कुरान भी हो सकता है, वो तोरा भी हो सकती है, वो बाइबल भी हो सकती है, कोई भी जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन करें कि उसका लिबरल इंटरप्रिटेशन करें. लिटरल इंटरप्रिटेशन जो लिखा है बिल्कुल वही एग्जैक्टली उसका मीनिंग निकालें. उसको तो एक सेक्शन हमेशा ये हो जाता है, जो सेक्टेरियन डिविजन्स है ना रिलीजन के अंदर, वो यहां से आते हैं. Why I am telling this? Because कृष्ण देवराया और उसके जो सक्सेसर था राम राया, they started to take active part in Muslim politics just because religion was there. But ultimately there was no religion involved. It was only their political ambitions which were there. So in 1565 what happened? All the sultanates joined the coalition against the Vijayanagar. Means कौन सी, वो जो भी हमने देखी ना, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदर, बिरार, और this one. Yes, Ahmednagar, Golconda, Bidar, Birar, and one more. What was that? Is that Bijapur? I was confused in there are 3 B's: Bijapur, Birar, and Bidar. तो अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर और बिदर जो है वो कोलेशन फाइंड करते हैं अगेंस्ट विजयनगर, और विजयनगर के और एक्सेप्ट बिरार उसका पार्ट नहीं बनता है. और ये मिलते हैं, ये सारे मिलते हैं इन द बैटल ऑफ तालिकोटा, ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ राक्षसा तंगाड़ी, एंड दिस लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ राम राय आफ्टर बीइंग taken as a prisoner. So Ram Raya was the last one who could possibly called as the ruler in the Vijayanagar Empire. और फिर क्या करते हैं, the city of Vijayanagar was destroyed and looted. That was to be done. If we talk about the revenue administration of Vijayanagar Empire, so no doubt land revenue was the main source. और इस चीज का ध्यान रखते हुए जो विजयनगर एम्पायर के किंग्स थे, उन्होंने एक चीज का बड़ा अच्छा ध्यान रखा, क्योंकि ये जो लैंड रेवेन्यू है ये एक मेजर पार्ट बनने वाला है, मेजर पार्ट है एक्चुअली, सोर्स ऑफ इनकम का. सो द लैंड वाज केयरफुली सर्वेड एंड द टैक्सेस वाज कलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. तो उनको ये पता था
कि इसने जो है वो बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल रोल प्ले करना है हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल दे सर्वेट, मतलब लैंड सर्वे और टैक्सेशन को जो है जितना ज़्यादा रेशनल और जितना ज़्यादा साइंटिफिक बना सकते थे वो उन्हें किया। मेजर इंपॉर्टेंस वॉज गिवन टू एग्रीकल्चर इन बिल्डिंग डैम्स एंड कैनाल्स। सो ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट हुई। इकोनॉमिक पॉलिसी में इरिगेशनल पॉलिसी इंपॉर्टेंट था, लेकिन क्योंकि अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे इनके पूरे एम्पायर में इनके पास सी पोर्ट्स हैं, सारे सी पोर्ट्स हैं, पूरी कोस्ट लाइन इनके पास है। तो अगर कोस्ट लाइन इनके पास है तो जाहिर सी बात है कि इनका जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा हो। अगर ट्रेड ज्यादा फ्लरिश कर रहा है, इट मीन्स दैट एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द एक्टिविटी, बट इट इज नॉट द ओनली एक्टिविटी विच इज बीइंग कैरीड आउट, क्योंकि वहां पे उनको गुड एक्सेस टू सी था। सो टेक्सटाइल, माइनिंग, मेटलर्जी, परफ्यूमरी एंड अदर सेवरल इंडस्ट्रीज ऑल्सो एग्जिस्टेड, और बिकॉज ऑफ ट्रेड दे हैड trade relations. They had merchant relations with Abyssinia, that is Egypt, Arabia, Burma, China, Persia, Iran, Portugal, South Africa, and the Malay, that is a group of islands, that is Malaysia. Means they were having trade relations with all the major trading centers of the world at that point of time. This was the time when we saw, क्योंकि अरब्स तो पहले ही आ चुके थे, और अरब जो ट्रेडर्स थे वो और पहले आ चुके थे, मतलब वो 7th और 8th सेंचुरी में, 7th 8th सेंचुरी में वो आ चुके थे, उनका आना शुरू हो चुका था। सो उनके साथ ट्रैवलर्स भी आते थे। इब्न बतूता आए मोहम्मद बिन तुगलक के, और जब वो विजयनगर आए तो हरिहर वन का रूल था। इब्न बतूता करीब जो है वो अराउंड 14-15 years ही लिव्ड इन इंडिया। देन आफ्टर केम निकोलो कॉन्टी वेनिस से आए थे, और विजयनगर के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ डिस्क्रिप्शन दिया। अब्दुल रज़ाक वाज अ पर्शियन ट्रैवलर, एंड ही स्टेड एट द कोर्ट ऑफ जामोरिन एट कैलिकट। अब ये वो जामोरिन आगे चल के आप देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री में भी आएगा। एंड उसने विजयनगर, अब्दुल रज़ाक ने भी जो है विजयनगर किंगडम का डिस्क्रिप्शन दिया है अपने अकाउंट्स में, और वहाँ वो दिखता है कि ये बहुत ज़्यादा एक वेल्दी और लग्जूरियस लाइफ जीने वाली लोग थे। एंड जो किंग और नोबल्स थे, दे वर एंजॉयिंग स्पेशल प्रिविलेजेस, सो दिस वाज वन थिंग। देन डुआर्टे बारबोसा, अगेन पोर्चुगीज ट्रैवलर, इसने भी विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा। डोमिंगो पेस के बारे में, कृष्ण देवराय के बारे में उसने लिखा। फर्नाओ न्यूनिस भी एक पोर्चुगीज मर्चेंट था, एंड फाइनली सो ही फर्नाओ न्यूनिस ने भी काफ़ी कुछ एक डिटेल अकाउंट दिया विजयनगर का। तो दिस आर द मेजर थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द विजयनगर एम्पायर। Now from Vijayanagar Empire, let us move on to the Bahmani Kingdom. Bahmani Kingdom existed roughly from 1347 to 1526, और उसके बाद उसमें डिसइंटीग्रेशन होगा, ख़त्म नहीं होगा लेकिन उसमें डिसइंटीग्रेशन होगा। सो ये वो कौन थे? ये पर्शियनाइज मुस्लिम स्टेट थे, पर्शियन मुस्लिम थे, ईरानी मुसलमान थे, एंड एंड मेजर मिडिवल किंगडम। सो हम देखते हैं कि किस तरीके से मिडिवल हिस्ट्री के जो किंगडम्स हैं उसमें हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते आपके बहमनी किंगडम को। तो ये हसन गंगू बहमनी, एक्चुअली इसका जफ़र खान हसन गंगू इसका नाम था। गंगू बहमन ने इसको पाला था, जिसके कारण जो है इसका नाम हसन गंगू बहमनी पड़ा, और वहीं से जो है ये नाम बहमनी किंगडम जो है ये प्रेवलेंट हुआ। टर्किश ऑफिसर था देवागिरी में, और 1347 ये बाद में हुआ। 1347 ही एस्टैब्लिश्ड द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ बहमन। अब ये भी जो है अरेबियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल और डेक्कन तक और कृष्णा रिवर तक। लेकिन वन थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर अबाउट हिम, दैट ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, मींस ही नेवर मेड दौलताबाद एज हिज कैपिटल, रादर उसने गुलबर्गा को चूज किया अपनी कैपिटल के लिए। मोहम्मद शाह वन, आफ्टर हसन गंगू इट वाज मोहम्मद शाह वन। बहमनी किंगडम का वो था, ही डिफीटेड द कपाया नायक्स ऑफ वारंगल एंड द विजयनगर रूलर बुक्का वन। तो हरिहर वन आता है, हरिहर और बुक्का में तो पहले हरिहर रूल करता है और फिर बुक्का रूल करता है। तो बुक्का वन को जो है वो कौन हराता है? मोहम्मद शाह वन। फिर आता है मोहम्मद शाह टू, 1378 to 1397। ही असेंडेड द थ्रोन एंड ही वाज अ पीस लवर। सो उसने जो है कोशिश की कि किस तरीके से जो नेबरिंग
स्टेट्स हैं, खासतौर पर जो विजयनगर एम्पायर का स्टेट है, कैसे उसके साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, एक फ्रेंडली रिलेशन बनाया जा सके। मॉस्क, मदरसा, हॉस्पिटल्स वाले काम इसने भी किए। देन अहमद शाह, इम्पॉर्टेंट वन, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बारे में सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, दैट ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू बिदर। व्हाट ही डिड, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू बिदर। 1435 ही डाइड। उसके बाद मेजर रूलर जो है वो एक 9 साल का लड़का मोहम्मद शाह III, लेकिन उसकी मदद कर रहा था मोहम्मद गवान। अब गवान की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो खुद जैसे हम आगे चल के देखेंगे मुगल्स में भी होगा कि जब अकबर के पास हिंदुस्तान की गद्दी आएगी तो अकबर की उम्र सिर्फ 13-14 साल होगी और उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो उसको उस एक्सपीरियंस को जीने के लिए he will rather take help of your this one बैरम खान जो है उनकी एज ए रीजेंट काम करेंगे। उसी तरीके से बड़ी अच्छी चीज़ थी कि ये जो नोबल्स होते थे, ये जो रूलर्स होते थे, ये बिल्कुल एक चीज़ को कहना चाहिए कि इंश्योर करते थे कि जो राजगद्दी है, जो राजा की पोजीशन है, उस पर इट्स ओनली द रॉयल ब्लड हु इज सिटिंग ऑन द throne. So they always wanted to do this and they were successful in doing this. Muhammad Gawan no doubt was an able leader, so he defeated rulers of Konkan, Orissa, Sangameshwar and Vijayanagar. तो इसने जो भी उसके आसपास के एम्पायर्स थे उन सारे रूलर्स को हटाया। मोहम्मद शाह III, मतलब मोहम्मद गवान के बाद जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर एक डिक्लाइन आता है, बहामनी किंगडम में एक डिक्लाइन आता है। और ये डिक्लाइन किस तरीके का होता है, दैट आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद शाह III हिज सक्सेसर्स वर वेरी वीक एंड डिसइंटीग्रेटेड इनटू 5 किंगडम्स। सो दैट वाज बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, गोलकोंडा एंड बिदर। ये हमने पहले भी देखा। और अगर आपको ये एक चीज़ समझ में आ जाती है और ये जो है आप इसको याद कर लेते हो ना, यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर। जैसे मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन आने की जो स्पॉट्स हैं वो यहीं कहीं से आते हैं। सो इवन मोहम्मद शाह की डेथ के बाद भी जो है कहानी बैलेंस की चल रही थी, बैलेंस ऑफ पावर था, लेकिन जो बाइंडिंग फोर्स था वो था मोहम्मद गवान। एंड एज सुन एज ही डाइड द बहामनी किंगडम गॉट स्प्लिटेड इनटू और डिसइंटीग्रेटेड इनटू 5 पार्ट्स। अहमदनगर which was ruled by Nizam Shahi dynasty, Bijapur which was ruled by Adil Shahi dynasty, Berar was ruled by Imad Shahi dynasty, Bidar by Barid Shahi and Golconda by Qutb Shahi। यही लोग जो है आगे चल के हैदराबाद शहर बसाएंगे और कुतुब मीनार और गोलकोंडा फोर्ट और ये सारी चीज़ें जो है इनके उसमें आ जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, अहमदनगर में कौन था, बीजापुर में कौन था, बिरार में कौन था, बिदर में और गोलकोंडा में कौन से रूल था। सो निज़ाम शाही, आदिल शाही, इमाद शाही, बरीद शाही एंड कुतुब शाही, ये 5 डायनेस्टीज आगे चल के जो बहामनी किंगडम है इसमें डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और फिर औरंगज़ेब आएगा। औरंगज़ेब खास तौर पे जो कुतुब शाही डायनेस्टी है उसको हटाएगा और क्या करेगा, उसको हटाने के बाद निज़ाम को जो है इंस्टॉल करेगा जो आगे चल के उन्हीं का नुकसान कर रहे हैं। ओके, अगर हम विजयनगर और बहामनी किंगडम्स के आर्किटेक्चर की बात करें तो नो डाउट गुलबर्गा और बिदर में जो है हमें बहुत कुछ मिलता है ऐसा। जामा मस्जिद ऑफ गुलबर्गा एंड मदरसा इन बिदर वर बिल्ड ऑन पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट आपके पीटी में आने की चांसेस है। गोल गुम्बज ऑब्वियसली वन ऑफ द फाइनेस्ट structure, and it's said to have one of the largest dome in the world. So ये भी उसी दौर का है। No doubt whether it was दौलताबाद और गोलकोंडा और magnificent buildings, मतलब I have visited one of these fort, गोलकोंडा फोर्ट 2 बार देखा। और मतलब आप जितनी बार देखोगे तो आपको लगेगा यार ये इंजीनियरिंग का जो इसमें यूज़ हुआ है, आर्किटेक्चर का जो इसमें यूज़ हुआ है, आप देखोगे कि किस तरीके से कभी मौका लगे तो जाइएगा ज़रूर। मतलब गोलकोंडा फोर्ट के अंदर बाहर से आपको लगेगा कि क्या है, लेकिन अगर आप उसकी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर को समझना चाहोगे तो आपको लगेगा नहीं, दैट इज़ वन ऑफ द
गुड क्रिएशन हियर। विजयनगर रूलर जो है वो सिटी जो है वो हमने देखा कि किस तरीके से जब वो बैटल ऑफ राक्षसा तंगाड़ी, उसके बाद हम देखते हैं कैसे विजयनगर शहर को जो है वो लूटा जाता है एंड थिंग्स गोज ऑन। सो मार्को पोलो और अब्दुल रज़ाक, जो अगेन मार्को पोलो और अब्दुल रज़ाक ये जो ट्रैवलर्स थे, इनके अकाउंट से भी हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर था उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा एक चेंज आया है। एक स्मॉलर टेम्पल, और टेम्पल के नॉर्थ वेस्ट में एक और टेम्पल which was called as Amma Shrine, where lords or main deities consort resided. So this was also there कि उनके जो consort है उन तक का जो है मंदिर बनने लगा. So there was used to be a main shrine and there used to be another shrine in the northwest. So this was all about the Vijayanagar and the Bahmani kingdom. I hope you liked it, or do give your valuable comments in the comment section. बाकी जो हमारे courses हैं Prep IAS पे, उसका description आपको description box में मिल जाएगा. Do visit our website and I'll see you in the next session, जहां हम वापस चलेंगे नॉर्थ में और बात करेंगे कि किस तरीके से मुगल एम्पायर की जो है वो शुरुआत होती है.